देखो हम लोग आज कुछ पहले नया टर्म का बात करेंगे और फिर उन नया टर्म्स पे एंट्रीज का बात करेंगे। तो पहला टर्म है डिप्रिसिएशन। टर्म का मीनिंग नॉर्मली जानते ही है, एसेट का वैल्यू रिड्यूस होना ड्यू टू रेगुलर यूज या वियर एंड टीयर या ऑब्सोलेंस हो जाना। 3 रीजन से जब एसेट का वैल्यू घटता है उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। वियर एंड टीयर मतलब टूट फूट, यूज मतलब उसका यूज करना, और ऑब्सोलेंस मतलब टेक्नोलॉजी पुराना हो जाना और मार्केट में नया टेक्नोलॉजी का आ जाना। ठीक, तो डिप्रिसिएशन का यही मीनिंग है, जिसके कारण किसी भी एसेट का वैल्यू कम हो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अच्छा डिप्रिसिएशन क्या होगा ये भी जजमेंट करते जाते हैं साथ साथ में। डिप्रिसिएशन रियल पर्सनल नॉमिनल कहाँ जाएगा? नॉमिनल एकदम। अगर ये गोल्डन रूल के हिसाब से जाएं तो नॉमिनल, और अगर मॉडर्न रूल के हिसाब से जाएं तो एक्सपेंस। यस। और अगर ये बात क्लियर चलो, नेक्स्ट वाला पे आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कोई खर्चा देना बाकी है, काम हम ले लिए हैं सामने वाले से, पैसा देना बाकी है। ठीक है, सो समथिंग इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एज एंटरप्राइज में हैव सम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू विच द पेमेंट इज ड्यू। कोई ऐसा एक्सपेंसेस है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का जिसका पेमेंट बाकी है, उसी को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। जनरली हम लोग इसको क्या मानते हैं? करंट लायबिलिटी। अब बताओ रियल पर्सनल नॉमिनल के हिसाब से कहां जाएगा? बोलो पर किसमें? हेलो, यस सर, पर्सनल। हाँ पर्सनल, क्योंकि हम आपको लास्ट क्लास बोले थे कि जब भी कुछ देना लेना बाकी होता है हमको आदमी का नाम की तरफ फील करना पड़ता है उसको। तो एक तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा, और अगर मॉडर्न रूल के हिसाब से जाते तो ये मेरा लायबिलिटी में जाएगा, करंट लायबिलिटी। वैसे ही अगला आइटम है प्रीपेड एक्सपेंस। कुछ एडवांस में अगर हम पेमेंट कर दें, या आउटस्टैंडिंग का पूरा उल्टा है, कुछ अगर हम एडवांस में पेमेंट कर दें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, काम हम आपसे अप्रैल में लेंगे, पेमेंट आपको हम मार्च में ही दे दिए, तो ईयर एंड के दिन ये मेरे बुक्स में एडवांस पेमेंट के रूप में खड़ा दिखाई देगा। तो इसको हम पर्सनल अकाउंट की तरह ही लेंगे, क्योंकि फिर वही बात, एडवांस में दिया मतलब उस आदमी का नाम याद रखना पड़ेगा। तो प्रीपेड भी एक टाइप का पर्सनल है, और बैलेंस मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एसेट हो जाएगा मेरा, क्योंकि कुछ हम पैसा दे दिए हैं और काम लेना मेरा हक बनता है, एसेट है मेरा। ठीक है, यस सर। अगला आता है एक्रूड इनकम। देखो जैसे खर्चा देना बाकी था उसको आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते थे हम लोग, वैसे ही जब पैसा मिलना बाकी हो, कोई हम काम कर दिए हैं किसी का और मेरा इनकम अब तक आया नहीं है, एक्रूड इनकम, तो ये मेरा क्या होगा? एसेट मॉडर्न रूल के हिसाब से, और गोल्डन रूल के हिसाब से ये भी पर्सनल। ठीक है, yes. और लास्ट आइटम है इसी में ही, इसी लिस्ट का, प्री रिसीव्ड इनकम, यानी एडवांस में पैसा मिल जाना। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस था एडवांस में पैसा दे देना, वैसे ही प्री रिसीव्ड इनकम एडवांस में पैसा ले लेना। तो ये एडवांस में अगर हम पैसा ले लिए हैं तो गोल्डन रूल के हिसाब से तो पर्सनल, क्योंकि आदमी का नाम याद रखना पड़ेगा, और मॉडर्न रूल के हिसाब से ये मेरा लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि हम पैसा ले लिए हैं, काम करके देना बाकी। yes. इसके बाद वाला टर्म आप नॉर्मली जानते हो, बेड डेप्ट। बेड डेप्ट मतलब पैसा डूब गया, श्योर हो गया है यहां पर कि ये पैसा अब रिकवर नहीं होगा। ठीक है, yes. अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट क्या हुआ? हम श्योर नहीं है कि पैसा डूबेगा, बट मेरे को अंदाजा लग रहा है कि सामने वाला पार्टी से अगर हम 10,000 रुपया पाते थे, अब 9,000 ही मिलेगा, 1,000 शायद न मिले, शायद।
और अगर फ्यूचर में कोई लॉस या लायबिलिटी आपको दिखाई दे रहा है जो हो सकता है, तो अकाउंट्स का कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है कि उसको वहीं पर रिकॉर्ड कर लो। फ्यूचर में होगा ना, लेकिन आज ही रिकॉर्ड कर लो। अगर लॉस या लायबिलिटी है तो लॉस, लायबिलिटी या एक्सपेंस है कोई फ्यूचर का, तो आज बुक कर लो। लेकिन अगर कोई इनकम होता तो अभी बुक नहीं करते, जब होता तब बुकिंग करते। ठीक है? यस सर। तो यहां पर बैड डेट दैट इज लाइकली टू अराइज, मतलब चांस है जिसका होने का। तो गोल्डन रूल के हिसाब से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां जाना चाहिए? पर्सनल। यस सर। और मॉडर्न रूल के हिसाब से लायबिलिटी, क्योंकि हम प्रोविजन बुक कर रहे हैं, मतलब मेरा फ्यूचर में पैसा डूबने का स्कोप है, तो ये मेरा लायबिलिटी है कि ये प्रोविजन फिर जब वो पैसा डूबेगा तब उसी से एडजस्ट करने के लिए काम लेंगे, ये जो हम प्रोविजन बुक किए हैं। अब आते हैं सम्स के ऊपर। आज का हम लोग सम नंबर 1, सम नंबर 2, 3 कर चुके थे। 3 नहीं किए थे सर। 3 कर लिए थे बेटा, 4 बाकी है। यस सर, कर चुके। 4 और 5 और 6 आज का मेन क्वेश्चन होगा। 4 बात क्या करता है? 4 वाला क्वेश्चन में हम जनरली वो बात डाला कि अगर हम कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करें जो मेरा एसेट को लाने में या लगाने में या सेकेंड हैंड एसेट खरीदे और उसको बिगिनिंग में रिपेयरिंग कराने में, ये सब में खर्चा लगे, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि आप एक्सपेंस को नॉर्मली अलग लेजर खोलने में हम लोग अब तक जो सीखे वो हमको यही सिखाता है ना कि अगर रिपेयरिंग हुआ है तो अलग से रिपेयरिंग के नाम का लेजर खोल दो, एक एक्सपेंस के नाम का। यस सर। अगर हम कोई वेजेस दिए हैं, कोई फ्रेट यानी भाड़ा दिए हैं, तो अलग से उसका लेजर खोल दो भाड़े के नाम का या वेजेस के नाम का। यस सर। आज उसी चीज में थोड़ा एक डिफरेंट कंसेप्ट का बात सीखेंगे कि अगर बेटा हम आपको 3 चीज पहले बता दे रहे हैं, थ्योरेटिकली सुन लो, उसके बाद प्रैक्टिकली उसका यहीं पर इंप्लीमेंटेशन दिखाएगा आपको। अगर मेरा कोई एक्सपेंस लगता है, नंबर 1 बात कर रहे हैं हम पहले, अगर मेरा कोई एक्सपेंडिचर लगता है जो एसेट को लाने में या लगाने में लगा, एक नया एसेट को लाने या लगाने में खर्चा हुआ है। मान लो हम एक एसी खरीदे कोई दुकान से और वो बोला डिलीवरी हम नहीं कराएंगे, आपको खुद लेके जाना होगा, तो मेरा लाने का भाड़ा लगेगा ना? यस सर। एक आदमी को रखना पड़ सकता है जो लाने का पूरा काम करके देगा, उसको लेबर को वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा। ट्रक ड्राइवर को या छोटा वाला जो गाड़ी करेंगे उसका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस देना पड़ेगा। हो सकता है रास्ते में कहीं मेरे एसेट को कुछ हो न जाए, उसके लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, रोड इंश्योरेंस, तो उसका भी कुछ पेमेंट करना पड़े। ये सब एक्सपेंडिचर अगर आपको हम नॉर्मली पूछता तो आप बोलते सर सबका अलग अलग लेजर खोल दीजिए एक्सपेंस के नाम का। यस। लेकिन अकाउंटेंसी यहीं पर थोड़ा डिफरेंट बात करता है। वो बोलता है अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हो जो एक नया एसेट को लाने या लगाने में खर्चा हो। आप एसी लाओगे तो इंस्टॉल कराना पड़ेगा ना? यस। या उसको नॉर्मली खिड़की पे या गेट पे टांग दोगे? नहीं ना, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन का एक एक्सपेंडिचर लग सकता है, वो आदमी आएगा लगाएगा। यस। वो सारे एक्सपेंस का बात हो रहा है इसमें। लाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा का बात हो रहा है, लाने का इंश्योरेंस कराना पड़ा उसका बात हो रहा है, लाने के लिए एक आदमी रखना पड़ा उसका वेजेस का बात हो रहा है। ये सबको अलग से एक्सपेंस में बुक मत करो। अगर वो एक नया एसेट को लाने या लगाने में लग रहा है, उसको एसेट अकाउंट में ही सारा एक्सपेंडिचर को डाल दो। ठीक है? नंबर 2 बात, एक और केस लेते हैं। हम एक सेकेंड हैंड मशीन या कार या कोई फर्नीचर खरीदा सेकेंड हैंड, उसको मेरे बिजनेस में यूज करने लायक बनाने के लिए हमको कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, रिपेयरिंग कराना पड़ सकता है ना। मान लो एक सेकेंड हैंड कार खरीदा और गाड़ी जो बेचा तो वो बोल दिया था इस सेकेंड हैंड कार में कुछ क्लच या गियर में प्रॉब्लम है, तो पहले हमको वो ठीक करवाना पड़ेगा।
Yes, sir. मान लो उस गाड़ी का टायर बहुत ज्यादा पुराने नजर आ रहे थे, सारे के सारे हमको टायर चेंज करवाने पड़े। Yes, sir. तो जो भी, मान लो हम एक फ्लैट खरीदा और वो फ्लैट एकदम रहने लायक कंडीशन में नहीं था, हम उसको ऑफिस बनाना चाहता था, बट हमको उसको पहले थोड़ा रिपेयरिंग कराना पड़ा, कलर वगैरह करवाना पड़ा, मतलब यूज करने लायक कंडीशन में लाना पड़ा एक सेकेंड हैंड आइटम को। वो सारे एक्सपेंडिचर आप एक्सपेंस के रूप में मत लिखो, उसको एसेट के साथ ही ऐड कर लो। Yes, sir. और तीसरा एक और स्टोरी देते हैं और फिर सम्स की तरफ मूव करेंगे। अगर हम कोई एग्जिस्टिंग एसेट के लिए कोई भी खर्चा करें, एग्जिस्टिंग एसेट मतलब जो मेरे पास पहले से है, उसके लिए अगर हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं और वो एक्सपेंडिचर उस एसेट का लाइफ या कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, आई रिपीट, उस एसेट का लाइफ या कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर आपका अलग से रिकॉर्ड नहीं होगा, वो भी एसेट के साथ ऐड हो जाएगा। हम आपको दो एग्जांपल देते हैं। मेरे पास एक मशीन थी, हम उसमें एक ऐसा रिपेयरिंग करवाए हैं जो मेरा एसेट का, पहले वो मशीन दिन का 3000 पीस बनाती थी, हम उसको ऐसा एक्सपेंडिचर किए हैं कि उसका ऑटोमेटिक हो गया थोड़ा वो, और अब 3000 की जगह 5000 पीस बना के देगा हमको दिन का। यानी वो जो एक्सपेंडिचर हुआ उससे उसका कैपेसिटी बढ़ा, प्रोडक्शन कैपेसिटी। Yes. ठीक है, तो उसको, इस एक्सपेंडिचर को अलग से रिपेयरिंग में नहीं लिखेंगे, इसको एसेट में ऐड कर लेंगे। Asset. वैसे Yes. मान लो कैपेसिटी बढ़ने का एग्जांपल देते हैं। मेरा एक सिनेमा हॉल है, उसमें जनरली सिनेमा हॉल में होता है ना, नीचे भी बैठने का जगह होता है और ऊपर भी बालकनी वगैरह बना होता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में गए हो मूवी देखने? हेलो, नहीं सर। सिंगल स्क्रीन में नहीं गए हो कभी मूवी देखने, जहां पे मल्टीप्लेक्स नहीं, ऐसे नॉर्मल सिनेमा हॉल? उनमें क्या होता है ना, उनमें क्या होता है ना, आपका बैठने का 3 लेयर होता है, मतलब एक तो नीचे सीट्स लगी होती है, एक क्या करता है वो लोग थोड़ा ऊपर में एक बालकोनी टाइप का बना देता है जहां पे आप लोग अपने हिसाब से 7-8 जन बैठ सको। तो अगर वो बालकोनी का टिकट महंगा होता है, नीचे का सीट सस्ता होता है थोड़ा। तो अगर मेरा सिनेमा हॉल मान लो पहले नीचे ही केवल बैठने का जगह था, अब वहां पे हम एक बालकोनी भी बना दिया, तो मेरा सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गया ना। यस सर। यानी हम ज्यादा कमाई कर पाएगा टिकट बेच के। यस सर। तो ये भी मेरा एक्सपेंडिचर जो हुआ, ये मेरे कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए एसेट में ऐड होगा, अलग से एक्सपेंस बोल के नहीं लिखेंगे। नॉर्मल रिपेयरिंग होता बेटा तो हम रिपेयरिंग बोल के ही लिखते, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल रिपेयरिंग नहीं है, ये मेरे लाइफ की कैपेसिटी बढ़ा रहा है या लाइफ बढ़ा रहा है एसेट का, तो इसको हम एसेट में ही ऐड करेंगे। ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर है? यस सर। अब एक एक का सम करते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी, पहला क्वेश्चन है, एक मशीन परचेज किया है 2 लाख का, जिसको लाने के लिए फ्रेट खर्चा हुआ 5000 और इंस्टॉलेशन का चार्ज लगा 10,000। तो मेरा यहाँ पर मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट, 2 अकाउंट बनेगा। यस सर। फ्रेट और इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से कोई लेजर नहीं बनेगा। नहीं। तो मशीन मेरा जाता है रियल में और कैश भी जाता है रियल में। रियल में। और थर्ड स्टेप, मशीन आ रहा है कि जा रहा है? डेबिट। आ रहा है तो डेबिट, और कैश जा रहा है Yes. इसलिए क्रेडिट। क्रेडिट। यानी मशीन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 2,15,000 यस। टू कैश 2,15,000। हम यहाँ पर अलग से फर्नीचर इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट डेबिट या फ्रेट अकाउंट डेबिट नहीं की। क्लियर है? यस। चलो यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल पिक करते हैं। परचेज ए सेकेंड हैंड कार, 1 मिनट इसको रब कर देते हैं। परचेज ए सेकेंड हैंड कार फॉर 3 लाख रुपीज। एक 3 लाख रुपया में सेकेंड हैंड कार खरीदे और उस कार के लिए ओवर हॉलिंग एक्सपेंस नाम का एक एक्सपेंडिचर किए। ये ओवर हॉलिंग एक्सपेंस मतलब वही होता है एक सेकेंड हैंड आइटम को यूज करने लायक कंडीशन में लाना।
ठीक है। तो ये ओवरऑलिंग एक्सपेंस मेरे लाइफ का एसेट का मतलब लाइफ बढ़ा देगा ना। सेकेंड हैंड कार को अच्छे से रिपेयरिंग करके यूज करेंगे हम, तो इसका लाइफ बढ़ जाएगा। Yes. अगर ये 3 साल टिकता अब उसकी जगह 5 साल टिकेगा। तो मेरा यहाँ पर क्या क्या आइटम Yes. होना चाहिए? कार अकाउंट डेबिट, कार Cash. और कैश 2 होना चाहिए। अलग से Yes. ये रिपेयरिंग का जो ओवरऑलिंग एक्सपेंस लगा है वो अलग से कोई लेजर नहीं बनेगा। कार मेरा रियल है, कैश भी मेरा रियल है। कार मेरा आ रहा है तो डेबिट, कैश मेरा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। Correct. रियल का रूल फॉलो कर लिए। तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश, To cash. Yes. हो गया कहानी। पूरा 3,20,000 एंट्री, Yes, sir. पूरा 3,20,000 से होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये अभी रिपीट है जो अभी आप लोग ऊपर देखे थे भैया। एक मशीन परचेज किए हैं 50,000 का और वेजेस पेड किए हैं इसको फैक्ट्री में लाने के लिए 1,000 रुपया। मतलब एक मजदूर लेना पड़ा जो मेरा मशीन फैक्ट्री तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर मशीन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि मशीन मेरा एसेट है, रियल अकाउंट, और एसेट आ रहा है। To cash. और कैश मेरा रियल अकाउंट और कैश जा रहा है, तो टू कैश पूरा 51,000 हो जाएगा। 51,000. हाँ, तो ये Yes, मेरा वो एग्जांपल्स थे जो हम समझाना चाहते थे। ओवरऑलिंग का मतलब ये था कोई लाइफ या कैपेसिटी बढ़ना। ठीक है। Yes, अगला वाला डिप्रिसिएशन का एंट्री है, वो आप नॉर्मली कर लेते हो लेकिन करेंगे हम क्योंकि हम उस एडजस्टमेंट में रखे थे। मशीनरी परचेज ऑन 31 अक्टूबर 2021। खरीदे कब है मशीन हम? 31st October. 1 लाख का। और डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31/3/2022 को। मतलब 31 मार्च जब आएगा वापस तो 10% उस पर डिप्रिसिएशन करना है। तो एक तो मेरा एंट्री 31 अक्टूबर को होगा मशीन खरीदने का। Yes. तो उसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? मशीन और कैश। Cash. तो Yes. मशीन आ रहा है तो मशीन अकाउंट रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होगा और कैश भी रियल अकाउंट के हिसाब से जा रहा है तो टू कैश होगा और मेरा 1 लाख का एंट्री हो जाएगा। ठीक है। Yes. और एक एंट्री मेरा 31 मार्च को होना चाहिए डिप्रिसिएशन का। तो इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं 31 मार्च के दिन? Depreciation account. हाँ, वेरी गुड। और एक किस चीज का वैल्यू घट रहा है बेटा? Machinery. तो मशीन अकाउंट। कोई पैसा तो आता जाता नहीं है ना डिप्रिसिएशन में। कोई पैसा Yes. देना लेना थोड़ी ना पड़ता है किसी को डिप्रिसिएशन होने का। बस वो तो बुक में एंट्री है एक एसेट के रिड्यूस होने का, है ना? Yes. तो ठीक है। तो डिप्रिसिएशन कौन से हेड में आएगा? रियल पर्सनल की नॉमिनल? Nominal expense है तो debit. नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। मशीन तो रियल में आएगा ही सर। Yes. Credit. और रियल अकाउंट के हिसाब से, रूल के हिसाब से मशीन कम हो रहा है तो एसेट Credit. गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट। तो मेरा एंट्री हुआ डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। Yes. कितना का वैल्यू होगा? 5 महीने का 1 मिनट. हाँ, 6 महीने का निकालना, 5 महीने का निकालना होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पहले 1 लाख का 10% 10,000 रुपया इंटू 5/12। तो 10,000 इंटू 5 50,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा? 12 4 जा 4,000 होता तो 48,000 होता। लगभग 4,000 समथिंग आएगा। एक बार निकाल लेते हैं। 50,000 डिवाइडेड बाई 12 50,000। 4,166. हाँ, 4,166। तो 4167। 6.67. हाँ, तो 4167 का हम राउंड फिगर ले लेंगे। ये Yes. मेरा डिप्रिसिएशन हुआ, है ना? Yes. अब बेटा अगर हमको कोई बोलता है इसी का लेजर खोलिए तो पहले हम मशीन का और कैश का लेजर खोलते 31 अक्टूबर के दिन। Yes, sir. तो मशीन का लेजर खोलते और कैश का लेजर खोलते। Cash. तो मशीन के लेजर में हम क्या करते? क्या मशीन मेरा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसके कारण Yes. डेबिट हो रहा है मेरा मशीन? Cash. कैश के कारण।
तो हम पहले तो मशीन के अकाउंट में डेबिट में 1 लाख लिखते, और वो कैश के कारण डेबिट हो रहा है इसलिए 2 कैश लिखते। 2 कैश। वैसे ही कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है इस एंट्री में, ये रहा बाय मशीनरी। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है Yes, मेरा, sir. किसके कारण क्रेडिट हो रहा है? मशीन के कारण। मशीन। तो यहाँ पे हम Yes, कैश अकाउंट में बाई मशीन, पहले तो क्रेडिट में अमाउंट लिखते, फिर बाई मशीन लिख के 1 लाख लिख देते। यस। अब सेकंड एंट्री में क्या हो रहा है? डिप्रिसिएशन हो रहा है मशीनरी का। तो हम एक और लेजर खोल लेते Yes, हैं, एक और लेजर खोल लेते हैं हम, डिप्रिसिएशन अकाउंट। मेरा एंट्री क्या हो रहा है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी मशीनरी अकाउंट Yes. क्या हो रहा है? क्रेडिट 4167 से। यस यस। तो हम मशीन के क्रेडिट में लिखते हैं 4167, और यहाँ लिख देते बाई डेप्री, क्योंकि मशीन मेरा बाय डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कारण क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ पर हम बैलेंस शीट बच जाता मेरा इस ईयर एंड में। 1 लाख का मशीन 4167 से वैल्यू कम हो गया, तो 1 लाख माइनस 4167 95,833 मेरा एसेट का वैल्यू बच रहा है। ये मेरा अगले पीरियड के लिए 2 बैलेंस बीडी हो जाता, यस 95,833। वैसे ही मेरा डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट किसके कारण? मशीन के कारण, तो 2 मशीनरी 4167। और डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट का आइटम है कि ट्रेडिंग पीएल का? बैलेंस डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में लिखते हो कि ट्रेडिंग Trading पीएल? PL। ट्रेडिंग पीएल में, यानी इसको पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए सर, और इस लेजर को यहीं क्लोज कर दीजिए। कैश मेरा एसेट का लेजर है, तो कैश में भी यहां पर हम लिखते बाई मशीन 1 लाख लिखे, और यहां पर हम लिखते 2 बैलेंस सीडी 2 बैलेंस। 1 लाख रुपया बचता। हालांकि ये हो नहीं सकता क्योंकि कैश मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कैश में कुछ ना कुछ पहले से ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, जिसके कारण कैश का मेरा हमेशा बाई बैलेंस सीडी बचना चाहिए। कैश का कभी भी 2 बैलेंस सीडी नहीं बच सकता बेटा, क्योंकि 2 बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है? अगला ओपनिंग करेंगे हम यहाँ बाई बैलेंस बीडी, है ना? और ये कभी नहीं हो सकता कि कैश का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। कैश कभी नेगेटिव हो सकता है बेटा। यस आपके पास 100 रुपये है, आप हमको 400 रुपया दे सकते हो, यस यानी कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होता सर। तो पक्का यहाँ पे कुछ या तो ओपनिंग बैलेंस रहा होगा जिसमें से हम ये पेमेंट किए हैं, या मेरा और कोई ट्रांजेक्शन से कैश आया होगा डेबिट साइड में, जिसके कारण मेरा यहाँ बैलेंस सीडी बचना चाहिए था, और फिर यहाँ 2 बैलेंस बीडी बचना चाहिए था। क्योंकि ये जो मेरा जिस तरफ मेरा ओपनिंग बैलेंस होता है ना बेटा, वही उस अकाउंट का मेन साइड होना चाहिए। ठीक है, यस। चलो ठीक है, अगला एंट्री देखते हैं। चलो नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं। आखिरी एंट्री है मशीन कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड फॉर 70,000। ये एंट्री आप पहले भी कर चुके हो। 50,000 का मशीन हम 70,000 में बेच दिए, तो मेरा एंट्री क्या होना चाहिए? 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए इसमें, मशीन, कैश और पीएल। मशीन मेरा रियल है, कैश मेरा रियल है, पीएल मेरा नॉमिनल है। 50,000 का मशीन हम कितना में बेचे हैं? 70,000 में, तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है ना? तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट क्रेडिट होगा, इनकम है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। कैश आ रहा है मेरे पास 70,000, तो कैश डेबिट होगा क्योंकि रियल अकाउंट के हिसाब से कैश आ रहा है। और 50,000 का मशीन जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो मशीन गोज आउट है तो क्रेडिट होगा। तो मेरा एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 70,000 टू मशीन टू पीएल। 50 मशीन गया 50 का और पीएल हो गया 20 का, तो बोथ साइड मैच हो गया, है ना?
Yes, sir. अब हम वो ट्रिकी एंट्री की Yes, तरफ sir. आज का क्लास मूव करेंगे। अब वो ट्रिक्स को करेंगे एंड वो प्रोविजन वाला स्टोरी को करेंगे। Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट दिन से हम लोग रेक्टिफिकेशंस की तरफ मूव कर सकते हैं। आई थिंक नहीं, 7 नंबर भी हम कुछ सिंपल सम रखा है, 8 नंबर से रेक्टिफिकेशन है, कोई नहीं। देखो, सबसे पहला एंट्री दिया है रेंट आउटस्टैंडिंग। अब ये जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और प्री रिसीव्ड, ये 4 आइटम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है इस पूरा सम में। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड दोनों का मतलब ही बाकी है होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्सपेंस बाकी है देना और एक्रूड का मतलब इनकम बाकी है लेना। प्रीपेड मतलब एडवांस में एसेट, एडवांस में पेमेंट कर दिए, और प्री रिसीव्ड मतलब एडवांस में कोई इनकम मिल गया। तो आउटस्टैंडिंग मेरा लायबिलिटी होता है, प्री रिसीव्ड मेरा लायबिलिटी होता है, एक्रूड मेरा एसेट होता है और प्रीपेड भी मेरा एसेट होता है। ठीक है। Yes, sir. अब देखना बेटा मेन चीज, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹5,000, रेंट देना बाकी है 5,000 रुपया। इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, ये वाला चीज पकड़ लोगे, मोटा मोटी आप एक अपर लेवल पे आ गए अब अकाउंट्स में। आराम से जाना, इसमें हड़बड़ाना मत, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे आज का। पिछला सम तो हम जस्ट वार्म अप करवाया, ये समझ लो। रेंट आउटस्टैंडिंग में आपका कौन कौन सा लेजर इन्वॉल्व होगा? 2 लेजर इन्वॉल्व होगा बेटा, एक तो खुद रेंट और एक आउटस्टैंडिंग रेंट। क्योंकि रेंट मेरा एक्सपेंस है और वो देना भी बाकी है, इसलिए वो मेरा लायबिलिटी भी है। रेंट अगर हम खाली रेंट बोले होते श्वेता, तो आप उसको अपना एक्सपेंस माने होते ना, Yes. लेकिन रेंट के साथ हम जैसे ही आउटस्टैंडिंग वर्ड जोड़ दिया, वो मेरा लायबिलिटी बन गया। तो बेटा यहां पर 2 लेजर इन्वॉल्व होंगे, रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है। Yes. रेंट अकाउंट कहां जाता है, नॉमिनल की, रियल की, पर्सनल? Nominal. नॉमिनल। और आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल, क्योंकि एक आदमी का नाम Yes. छुपा हुआ है इसके अंदर। जिसको भी देना है हमको तो याद रखना पड़ेगा ना सर, किसको देना है। अब बताओ रेंट नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या होना चाहिए? Expense से debit होना चाहिए. हाँ, और सामने वाला मेरे को अपना प्रॉपर्टी यूज करने दे दिया, हम पैसा नहीं दिया, अब तो यही तो कहानी है। Yes, sir. सामने वाला मेरे को अपना एसेट यूज करने दे दिया, लेकिन हम पेमेंट नहीं किए हैं अब तक। Yes, sir. तो- person will give her the credit. हाँ, वो गिवर है इस वक्त, तो क्रेडिट। और अगर आप मॉडर्न रूल पकड़ते तो रेंट आपका एक्सपेंस और एक्सपेंस बढ़ रहा है The debit. तो डेबिट हो ही रहा है। और आउटस्टैंडिंग रेंट आपका एक Outstanding लायबिलिटी है, liability. और लायबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि पैसा दिए नहीं है अब तक, देना बाकी है, Credit. तो लायबिलिटी क्रेडिट होना ही चाहिए। हम आपको बोलेंगे इन पार्ट को मॉडर्न रूल से सोचना थोड़ा आसान कर देता है। ठीक है। तो चलो, रेंट Yes. अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। Outstanding. Yes. 5,000 रुपया का था, 5,000 रुपया लिख दिया। अब श्वेता आपको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, पहले 2 मिनट वो सुन लो, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो हम लोगों को पता तो होता है, बट बहुत बार हम लोग अपने ब्रेन वाइज उसको अप्लाई ही नहीं करते। आप जब ट्रेडिंग पीएल बनाते हो बेटा, उसमें आप कौन सा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो? कोई भी ईयर का कि सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर का? Particular year का. एग्जैक्टली ये बात अपने आप को बार बार रिमाइंडर दे के रखना। ठीक है। Yes, sir. ये जो रेंट देना बाकी है हम बोल रहा था, तो कौन से ईयर का देना बाकी होगा? अगर इस साल के एंड में बोल रहे हैं, मतलब अभी सपोज करो आज 31 मार्च 2020 है, आज 31 मार्च 2020 Yes. है, तो ये कौन से ईयर का रेंट देना बाकी होगा? 1920 का, 20. 1920 का ना?
अच्छा, हाँ, यानी करंट ईयर का, जो ईयर अभी खत्म हो रहा है Yes. बस, तो इसीलिए हम रेंट को डेबिट किए, क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस है और मेरा रिकॉर्डेड नहीं है, इसीलिए हम रेंट को इंक्रीज किए। याद करो, अगर थोड़ा भी फाइनल अकाउंट आपको याद है बेटा, तो याद करो, आप जब पीएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो यहां पर रेंट लिखते थे, टू रेंट, कोई भी एक अमाउंट होता था, और आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करते थे बेटा, ऐड करते थे ना, ऐड आउटस्टैंडिंग करते थे ना आपने। yes, तो हम ये मानते थे श्वेता कि ये पीएल हम बना रहे हैं 2019-20 का, और हम रेंट इतना दे दिया। क्वेश्चन में हमको गिवन होता था ट्रायल बैलेंस में कि रेंट 10,000 रुपया दिए, तो ये रेंट 10,000 रुपया दे दिया, लेकिन क्वेश्चन हमको ये भी बोल रहा है इस ईयर का 2,000 बाकी है, तो हम इसीलिए बेटा ऐड कर लेते थे, क्योंकि हमको टोटल 12,000 का रेंट जो करंट ईयर का है वो मेरे पीएल में आना चाहिए था। आई रिपीट, ये बात अच्छे से सुनना और समझना, नहीं समझ में आए फिर बोलना, हम डिफरेंट एंगल से समझाएंगे, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटेंसी का, जिस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मेरे को मेरे पीएल में करंट ईयर का पूरा एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, चाहे वो दिए हैं या नहीं दिए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हम पेमेंट किए हैं कि पेमेंट नहीं किए हैं, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको पैसा मिला है या नहीं मिला है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को यह फर्क पड़ता है ट्रेडिंग पीएल में लिखते वक्त कि क्या वो मेरा इनकम या वो मेरा एक्सपेंस मेरे करंट ईयर को बिलोंग करता है, हाँ या ना। अगर हाँ तो उसको करंट ईयर में लिखना चाहिए, अगर ना और करंट ईयर में लिखा हुआ है तो उसको वहां से हटाओ। ये मेरी बात समझ में आई? yes, अब देखो बेटा, अगर हमको ट्रायल बैलेंस बोल रहा है कि रेंट 10,000, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस को देख के बनाते हैं ना, एग्जाम में हमको ट्रायल बैलेंस गिवन होता था। yes, तो बेटा ट्रायल बैलेंस में अगर बोलता है रेंट 10,000, मतलब इस बार 10,000 का रेंट हम दे दिए, तो ठीक है, इस बार दिए मतलब इसी साल का दिए, तो हम लिख लिए यहाँ पे रेंट 10,000। क्वेश्चन हमको साथ साथ में बता रहा है लेकिन 2,000 का एक रेंट है, वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है। तो बेटा देना बाकी है, 10,000 रुपया दे दिए, 2,000 देना बाकी है। करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस है कितना, मतलब बोलो 12,000। yes, यस, तो इसीलिए बेटा आउटस्टैंडिंग को ऐड किए, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे रेंट को बढ़ाता है, आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे रेंट के टोटल फिगर को बढ़ा दिया ना, 10 की जगह 12 कर दिया, इसीलिए हम रेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्योंकि खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और खर्चा घटता है तो क्रेडिट करते हैं ना। yes, यही दिमाग में ये बात ठीक से रखना, क्योंकि अभी आपको बाकी एंट्रीज में यही काम आने वाला है। देखो अब अगला एंट्री करते हैं। अगला एंट्री मेरे को दिया सैलरी प्रीपेड टू स्टाफ। स्टाफ को हम एडवांस में सैलरी दे दी। बेटा ये सब एडजस्टमेंट 31 मार्च को होते हैं। ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, डेप्रिसिएशन, बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट, ये सब हमेशा ईयर एंड के दिन होते हैं। तो ईयर एंड के दिन आपको क्वेश्चन बोल रहा है श्वेता कि मेरा सैलरी पेड टू स्टाफ है एडवांस में 7,000 रुपया। ठीक, तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? salary and prepaid, वेरी गुड, prepaid सैलरी expense, yeah, एंड प्रीपेड सैलरी, yes, यही दो अकाउंट इन्वॉल्व है। yes, तो बस सैलरी मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट की पर्सनल अकाउंट? nominal, नॉमिनल। और प्रीपेड सैलरी? personal, पर्सनल। बेटा प्रीपेड सैलरी तो जज करना बहुत आसान, सामने वाला रिसीवर है ना, इस वक्त हम सैलरी दे रहे हैं उसको एडवांस में, तो वो रिसीवर है तो डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। yes, बस सैलरी मन में क्या फीलिंग आ रहा है, एक्सपेंस है, yes, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इसको भी फिर तो डेबिट ही करना चाहिए।
Yes, sir. बट लेकिन सर दोनों अकाउंट डेबिट कैसे हो सकता है? बेटा यहीं पर वो कंसेप्ट जो अभी हम आपको इतना लंबा चौड़ा लेक्चर में समझाए वो काम आएगा। बेटा बताओ ये सैलरी मेरा करंट ईयर का सैलरी है क्या? नहीं, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का है सर, वेरी गुड। क्यों हम आज एडवांस में दे दिए वो अलग बात है। हो सकता है ना बेटा 31 मार्च के दिन मेरे पास एक स्टाफ आया, बोला मेरे घर में बहुत जरूरत है पैसे का, हमको अप्रैल का सैलरी आज ही दे दो ना। 2-4 दिन बाद तो देते ही है ना। 31 मार्च है, Yes, sir. मान लो मेरा सैलरी पेमेंट का डेट हर महीना का अगले महीने का 5 तारीख होता है, तो हम 5 अप्रैल तक तो सैलरी देते ही उसको मार्च का। बट वो आया और बोला मेरे को मेरे घर में बहुत अर्जेंट है, मान लो आज 28 मार्च है या 29 मार्च है, 31 मार्च है, 30 मार्च है, वो आके मेरे से एडवांस सैलरी मांगा। हमको भी लगा ठीक है अगले को जरूरत है, 4-5 दिन पहले भी दे देंगे तो क्या दिक्कत है, मेरा नॉर्मल स्टाफ ही तो है, तो हम एडवांस दे दिए। लेकिन बेटा क्या उसको करंट ईयर के पीएल में रिकॉर्ड होना चाहिए था क्या? नो सर। नहीं। तो बेटा सैलरी को कम करना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं है। ये मेरा करंट ईयर का सैलरी है ही नहीं सर, तो इसको क्रेडिट करना ही पड़ेगा। यस सर। तो देखो यहां पर जनरल एंट्री हुआ प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। टू सैलरी अकाउंट। सैलरी। हो गया ना ठीक? अब हम आपको इसका इम्पैक्ट दिखाते हैं। देखो कैसे, क्यों ठीक हो गया सर, समझाइए थोड़ा और ब्रेकअप से जाके। देखो एक मजेदार खेल। अब बेटा मान लो मेरे करंट ईयर का सैलरी 70,000 रुपया था। करंट ईयर का सैलरी 70,000 था और हम ये 7,000 एडवांस दिए, मतलब इस साल हम पेमेंट टोटल कितना कर दिए? 77,000। यस सर। तो मेरा यहां पर पीएल अकाउंट में टू सैलरी 77,000 लिखा होगा, क्योंकि हम लिखते हैं पहले जितना दे दिए, जितना पेड हुआ। लेकिन सर आपका पीएल में तो 77 नहीं आना चाहिए था, 70 ही आना चाहिए था, क्योंकि 7,000 तो अगले साल का जो आप एडवांस में दियो। यस सर। तो यहां पर इसीलिए बेटा प्रीपेड या एडवांस को माइनस करते थे, आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, क्योंकि करंट ईयर का है लेकिन पीएल में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब रिकॉर्ड कर लो। वैसे ही एडवांस या प्रीपेड माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है तो उसको हटाइए सर। आपका पीएल में अल्टीमेटली नेट फिगर 70,000 ही दिखाई देना चाहिए था, 7,000 नहीं। ठीक है? तो देखो हम सैलरी को रिड्यूस ही कर रहे हैं ना, माइनस ही तो कर रहे हैं प्रीपेड के कारण। तो इसीलिए सैलरी को क्रेडिट किया, क्योंकि एक्सपेंस रिड्यूस होता है तो क्रेडिट होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न रूल आपको इजी किया लाइफ को। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। इंटरेस्टिंग लगा? नया चीज था, थोड़ा सा अलग था जो नॉर्मल सीखे हो अब तक। चलो अगला देखते हैं। अगला आइटम बोल रहा है मेरे को इंटरेस्ट इज येट टू बी रिसीव्ड ₹8,000। इंटरेस्ट मिलना बाकी है बेटा कहीं से। काम कर दिए हम, लेकिन वो हमको या लोन दिए थे उसको हम, इंटरेस्ट देने का डेट आ गया लेकिन वो इंटरेस्ट दिया नहीं है, बाद में देगा बोला, पेंडिंग रख के रखा है, बाद में देगा। तो यहां पर भी दो अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? इंटरेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एंड एक्रूड इंटरेस्ट बोल लो, क्योंकि कुछ मिलना बाकी हो। तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट और एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, यस। दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल अकाउंट होगा यस सर। और एक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल। सामने वाला मेरा सर्विस ले लिया लेकिन अब तक इंटरेस्ट दिया नहीं है, तो वो रिसीवर है, यस सर। पैसा देगा बाद में। और एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये एसेट है और मेरा पैसा मिलना बाकी है, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है। नॉमिनल अकाउंट, गोल्डन रूल, मॉडर्न रूल। ठीक है? यस सर। तो ये डेबिट होना चाहिए। डेबिट। और इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से मेरा इनकम है और करंट ईयर का इनकम है ना जो मिला नहीं है अब तक, यस। ये मेरे इनकम को बढ़ाएगा, Credit। तो क्रेडिट होना भी चाहिए था वैसे भी। तो सर एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट देखिए डेबिट होता है बढ़ता है, तो
तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट Interest रिसीव अकाउंट। बात समझ में आई? Yes, sir. इसीलिए बेटा जब पीएल बनाते अगर तो यहां पर क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट लिखते, इस साल जितना मिल गया और जो मिलना बाकी है एक्रूड उसको ऐड करते, ऐड एक्रूड, क्योंकि वो भी करंट ईयर को बिलोंग करता है। तो अल्टीमेटली जो मेरा फाइनल फिगर आता उसमें करंट ईयर के सारे फिगर होने चाहिए। ठीक है, Yes, sir. चलो अब इसका रिवर्स भाई करते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हम एक आदमी को मेरे पास आया, बोला मेरा माल बिकवा दोगे क्या थोड़ा? हम बोले बिकवा देंगे, कमीशन लेंगे। बोला मंजूर है। हम बोला लेकिन हम एडवांस में कमीशन लेते हैं, पहले कमीशन देकर जाओ तो तुम्हारा सामान बिकवाएंगे हम। बोला ठीक है, ये लो 4,000 रुपया कमीशन एडवांस में। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्री रिसीव्ड कमीशन है ना, Commission. और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। वेरी गुड। Yes, sir. तो कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल है और ये मेरा पर्सनल है। प्री रिसीव्ड और ये मेरा मॉडर्न रूल के हिसाब से लायबिलिटी है, क्योंकि वो मेरे को पैसा मिल गया लेकिन काम नहीं करके दिया उसका अब तक। अब मेरा जिम्मेदारी है Credit. उसका काम करके देने का, तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट। Yes, sir. और कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सर इनकम है तो ये भी क्रेडिट होना चाहिए था। मन में पहला फीलिंग वही आना चाहिए, है ना, Yes, sir. आना Yes, तो sir. चाहिए। लेकिन सर पॉइंट वही आ जाएगा फिर से, क्या ये करंट ईयर का कमीशन है क्या बेटा? नहीं, ये तो हर से लेकिन पहले से अब मिल गया तो ये मेरे कमीशन को तो इंक्रीज करके रखा होगा। Yes. तो अभी इसको ठीक करने के लिए माइनस कीजिए सर, ये करंट ईयर का नहीं है, इसको हटाइए सर। हटाने का मतलब माइनस करना होता है, और माइनस का मतलब जो नॉर्मली करते थे उसका रिवर्स। Yes, sir. तो यहां पर मेरा कमीशन रिसीव्ड डेबिट होना चाहिए, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड कमीशन, है ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. और जब आप पीएल अकाउंट बनाओगे, यहीं पर अगर हम पीएल ड्रॉ करते तो यहाँ पर नॉर्मल कमीशन लिखते, मान लो हमको 15,000 रुपया मिला है, उसमें से 4,000 तो जो एडवांस मिला है वो हटाओ, तो ये देखो प्री रिसीव्ड कमीशन मेरे कमीशन को कम कर रहा है फाइनली। ठीक है, Yes, sir. तो एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट पार आप कर लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था जिसमें आदमी मैक्सिमम टाइम गलती करता है, क्योंकि वो जज ही नहीं कर पाता कि इनकम कैसे डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस कैसे क्रेडिट हो रहा है। वो जजमेंट ही मात खा जाता है। सर इनकम डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो करंट ईयर का इनकम नहीं है, आप उसको हटा रहे हो इसलिए डेबिट कर रहे हो। और एक्सपेंस इसीलिए रिड्यूस हो रहा है क्योंकि मान लो एडवांस में आप पेमेंट कर दिए थे और वो करंट ईयर का नहीं है, तो उसको हटा रहे हो इसलिए क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है ना। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। अब इजी एंट्री, उतना टफ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड टू ओनर। 3 लाख रुपया ओनर कैपिटल लगा रखा है बेटा, उस पर 10% इंटरेस्ट देना है उसको। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? Interest account and outstanding. इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग बेटा अपने आप को, बिजनेस के ओनर को देने को हम आउटस्टैंडिंग बोल के नहीं लिख सकता, वो आउटसाइडर के लिए होता है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। सिर्फ कैपिटल में ऐड कर देंगे सर। अरे आप तुरंत नहीं दे रहे तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा ना। एक आदमी बिजनेस में 3 लाख रुपया लगा रखा था, अब ईयर एंड में वो बिजनेस को क्या बोलेगा, मेरा 3 लाख रुपया दो प्लस 10% इंटरेस्ट भी दो, यानी टोटल 3,30,000 रुपया दो मेरे को। अगर श्वेता एक बिजनेस की ओनर है और आज श्वेता वो बिजनेस को बंद कर दे, ईयर एंड हो गया है और कंटिन्यू नहीं करेगी आगे बिजनेस को, तो वो बिजनेस से अपना 3 लाख तो लेगी जो लगाई थी, Yes, sir. प्लस अगर इंटरेस्ट का बात हुआ तो वो इंटरेस्ट भी वो लेगी। तो टोटल बिजनेस से श्वेता कितना लेगी? 3,30,000। 3,30,000. Yes, sir. तो 3,30,000 उसका कैपिटल हो गया एक तरीके से बिजनेस में, क्योंकि ओनर बिजनेस से कुछ भी पाता है वो कैपिटल कहलाता है। आई रिपीट, ओनर बिजनेस से कुछ भी पाता है वो कैपिटल कहलाता है।
ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल दो आइटम हुए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, Yes. तो एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए। Yes. और कैपिटल बिजनेस का लायबिलिटी है Credit. और या पर्सनल अकाउंट की तरह ले लो। ओनर इस वक्त अपना सर्विस, ओनर रिसीवर है, ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Yes. नेक्स्ट बोला गया बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज्ड 5% ऑन 50,000। यहां पर भी बेटा दो अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व हो गया, एक ड्राइंग और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Yes. ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, एसेट, और पर्सनल अकाउंट भी सोच सकते हो। Yes, sir. ओनर पैसा ले गया मतलब ओनर रिसीवर है Yes, sir. तो डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग डेबिट होगा। Yes. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है ना, क्योंकि बिजनेस को मिलेगा ओनर से, Yes. तो इनकम क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, Yes. सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वाला करते Yes. हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी गिवन 5,000। आराम से सोच के बोलना, ये ऊपर आप कर चुके हो, मतलब अभी अभी थोड़ा देर पहले ही की हो, बस वो वर्ड वहां पे डायरेक्टली नहीं बोला, पिछले एंट्री में वो वर्ड डायरेक्टली बोल दिया था। सोचो जरा इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी Interest गिवन रुपीज and 5,000। capital. हाँ बेटा लोन है, लोन हम बोले थोड़ी ना ओनर दिए जो कैपिटल कर दिए उसको। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी गिवन है मतलब देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा ना Yes. ये, Yes, sir. देना बाकी है इसलिए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। और दूसरा अकाउंट क्या होगा, लोन अकाउंट, क्योंकि एक लायबिलिटी है वो, लोन बढ़ जाएगा ना। सामने वाला बिजनेस से 50,000 रुपया तो पाता ही था लोन का, और अब वो इंटरेस्ट का भी पैसा पाता है बिजनेस से। Yes, sir. तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन। Yes, sir. तो एक मिनट सॉरी, पहले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी पहले इंटरेस्ट दो अकाउंट होगा, सॉरी गलती हुआ इसमें, ये डबल कहानी इन्वॉल्व करेगा, देखो ठीक से देखना इसको, ये डबल कहानी इन्वॉल्व करेगा। आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा ना। इंटरेस्ट तो बिजनेस का एक्सपेंस भी है, Yes, sir. और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का लायबिलिटी है, Yes, sir. तो लायबिलिटी बढ़ रहा है मॉडर्न रूल के हिसाब से, तो क्या होगा, क्रेडिट। Credit. और इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का एक्सपेंस है और दिए नहीं हो तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो भी डेबिट। Debit. तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, ठीक है। और Yes. फिर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा पाता है उसको दो अलग अलग जगह लिख के क्या फायदा। उस आदमी को 50,000 लोन का भी देना है और उस आदमी को 50,000 का 5% यानी 2,500 रुपया इंटरेस्ट का भी देना है। तो हम अगला एंट्री पास कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू Loan. लोन अकाउंट। तो अल्टीमेटली ये कट जाता है और एंट्री रह जाता है, सॉरी ये कट जाता है और एंट्री रह जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। Yes, sir. चलो अगला करते हैं।
हाँ, अगला बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू बी रिसीव्ड। हम लोन दिया है किसी को, उस पर हमको इंटरेस्ट लेना है, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, लेना बाकी है इंटरेस्ट। और हम लोन दिए थे उस पर इंटरेस्ट लेना, तो ये मेरा इनकम हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन या इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, जो लोन दिए, तो वही हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। मेरा एसेट है तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे को मिलना बाकी है, मेरा इनकम है ना, तो इनकम क्रेडिट होगा। अब एक थोड़ा ऐसा एंट्री पिक करेंगे जिसमें एक एंट्री से काम नहीं बनेगा, आपको 2-3 एस्पेक्ट पे सोचना पड़ेगा, और ये बहुत ही बढ़िया फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट भी है। आप साथ साथ में फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट सीख रहे हो। देखो बहुत ही बढ़िया कहानी है ये, और बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है लाइफ में वैसा। अ फायर ब्रोक आउट इन ए गोडाउन एंड स्टॉक कॉस्टिंग ₹50,000 डिस्ट्रॉयड। गोडाउन में आग लगा बेटा, 50,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी आपको 45,000 का क्लेम देने को रेडी है, दिया नहीं है, देने को तैयार है। तो बेटा मेरा 50,000 का स्टॉक जला, मेरे को 45,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, और मेरा 5,000 का फाइनली लॉस हो जाएगा। सोचो, है ना, ये हुआ ना। तो यहां पर बेटा पहला एंट्री बनता है मेरा, अच्छे से सुनना, पहले ये स्टॉक जो जल गया उसका एंट्री सोचो। तो इसका एंट्री क्या, इसमें दो अकाउंट, लॉस बाय फायर, वेरी गुड वेरी गुड, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, एंड स्टॉक अकाउंट, वेरी गुड। और स्टॉक को आप फाइनल अकाउंट में कहां लिखते हो? ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक में लिखते हो ना, यहाँ पे क्रेडिट साइड में। तो फाइनल अकाउंट पे पहला एडजस्टमेंट यही होता है। मेरे पास मान लो 1.5 लाख का स्टॉक था गोडाउन में, कितना का जल के खत्म हो गया? 50,000 का ना। तो वो माइनस होना था, इसीलिए पहला एंट्री हो जाता है लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देते हैं। मेरे गोडाउन में 31 मार्च को 50,000 का स्टॉक बचा था, उस दिन आग लग गया, तो 50,000 का स्टॉक जल गया 1.5 लाख में से। अब बेटा हमको अल्टीमेटली लॉस कितना का हुआ? बोलो 50,000। हाँ 5,000 का ना, 50,000 का माल चला बेटा। हाँ इंश्योरेंस कंपनी तो 45,000 देने को भी तैयार है। हाँ सर। तो मेरे को लॉस 5,000 का हुआ, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस डेबिट होता है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू पीएल। इस लॉस को हम पीएल अकाउंट में डाल देते हैं। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम पीएल अकाउंट लिखते हैं, वहां पे यहाँ 5,000 लिख देते हैं। यस। और 5,000 रुपया, 45,000 रुपया हमको इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार है। यस। तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किससे मिलना है? लॉस बाय फायर। ऐसे नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ना, यस सर। सॉरी हाँ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा ही आपको। तो इसको बैलेंस शीट के एसेट में लिख देते हैं कि 45,000 रुपये हमको इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम बोल के लिख देते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये था मेरा लॉस ऑफ स्टॉक का कहानी। अगला वाला सिंपल है थोड़ा, केवल एक वर्ड में उसका बात पकड़ लेंगे अगर, तो आपके लिए एंट्री 1 मिनट का है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कहां गया? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री में गुड्स क्यों बांटोगे बेटा? सैंपल के रूप में क्या करना बोलते हैं इसको, सैंपल में गुड्स को बांटने को? कोई कंपनी सैंपल में गुड्स, हाँ, तो यहां पर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा,
क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है ना। Yes, sir. और आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, वो कहां से डिस्ट्रॉय हुआ होगा? या तो ओपनिंग स्टॉक से या इस साल के परचेज से। Yes. गुड्स जो सैंपल बांटे, सॉरी, गुड्स जो सैंपल बांटे या तो ओपनिंग स्टॉक से निकाल के बांटे होगे, ये तो फिर सर। नहीं तो परचेज में से। तो या तो 2 ओपनिंग स्टॉक लिख दो या 2 परचेजेस लिख दो, जहां से आपको सही लगता है। Yes, sir. तो ये था आपका एंट्री, क्योंकि आपका ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है या परचेज कम हो रहा है, तो परचेज एक्सपेंस है, डेबिट Yes. करते हैं, या कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दिए। या Yes. यूं समझो स्टॉक कम हो रहा है तो स्टॉक एसेट होता है इसलिए डेबिट होता है, लेकिन स्टॉक कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दिए। वैसे ही अगला वाला भी सिंपल होगा, गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी एक टाइप का डोनेशन हो गया ना, Yes, sir. तो आप डोनेट किए तो डोनेशन भी आपका एक एक्सपेंस है, तो Yes. डोनेशन अकाउंट डेबिट। और ये गुड्स कहां Yes. से बांटे हो? Opening निकाल stock, के, purchase. या ओपनिंग स्टॉक या परचेज में से। या purchases. नेक्स्ट वाला है गुड्स विड्रॉन। अच्छा, गुड्स विड्रॉन ₹5,000 एंड कैश विड्रॉन ₹3,000 बाय द ओनर। ओनर 3,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा ले गया और 5,000 का गुड्स ले गया। तो यहां 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, कैश, ड्रॉइंग और परचेजेस या ओपनिंग स्टॉक, जो भी बोल लो, क्योंकि Yes. गुड्स कहां से निकाल के ले गया होगा? या ओपनिंग स्टॉक से या परचेज से। ओपनिंग या फिर और purchase. ओनर कुछ भी निकाल के जाए उसको ड्राइंग बोलते हैं। Drawing. तो ड्राइंग, परचेज या ओपनिंग स्टॉक जो ले लो, और कैश निकाल के ले गया तो कैश भी। कैश बिजनेस में रियल अकाउंट जा रहा है इसलिए क्रेडिट करो, परचेजेस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट करो, और Debit. ड्राइंग बिजनेस का एसेट है इसलिए डेबिट करो, या सामने वाला रिसीवर है ओनर इसलिए डेबिट करो, एक ही Debit. बात है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू परचेज टू कैश। Yes. नेक्स्ट बोला, ये वाला आप थोड़ा सा जजमेंट आप करो। यहां पे बोल रहा है इनकम टैक्स पेड ₹20,000 फॉर सोल प्रोप्राइटर ओनर। एक बात बताओ, बिजनेस का जो टैक्स पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। और इनकम टैक्स जो है ना, वो पर्सनल टैक्स होता है। आदमी, इंडिविजुअल आदमी जब अपने कमाई पे टैक्स देता है उसको पर्सनल टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स। और बिजनेस के कमाई पे टैक्स देता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो यहां कौन सा टैक्स पेमेंट हुआ है इस क्वेश्चन में? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स अगर पे हो रहा है बेटा, ये एक टाइप का ड्राइंग हो गया ना, क्योंकि ओनर के लिए बिजनेस टैक्स पेमेंट कर रहा है। तो यहां पर एक तो ड्राइंग होगा, तो इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ ड्राइंग, ये दिमाग में रख लेना। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा फिर तो आराम से। अगला बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस टैक्स। बिजनेस को 3,000 का टैक्स, एडवांस टैक्स दिया था, वापस मिला, उस पर इंटरेस्ट मिला। बिजनेस एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया था, उस पर 3,000 रुपया का इंटरेस्ट मिला। तो बेटा ये बिजनेस का कमाई है कि ओनर का पर्सनल कमाई माना जाएगा? आखिरी 2 मिनट का क्लास है। ये बिजनेस का कमाई माना जाएगा कि ओनर का पर्सनल कमाई माना जाएगा? इसको ओनर का पर्सनल कमाई मानेंगे बेटा, क्योंकि इनकम टैक्स जब ओनर का पर्सनल खर्चा था तो उस पर अगर कोई ब्याज का डिपार्टमेंट, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कोई इंटरेस्ट दे दिया तो वो आपका बिजनेस का कमाई कैसे हुआ? क्योंकि ओनर अगर टैक्स दे रहा था अपनी कमाई पे, तो जो वापस भी मिलेगा वो भी ओनर का ही माना जाएगा। तो वो उसके कैपिटल को बढ़ा देगा ना, तो टू कैपिटल हो जाएगा। और ये जो बिजनेस में पैसा आया है इसलिए इसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स। ये ओनर के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो जो बिजनेस कोई इनकम टैक्स दे वो ड्राइंग बोल के ओनर से कैपिटल से माइनस हो जाएगा। वैसे ही अगर बिजनेस को कोई इंटरेस्ट मिले टैक्स के ऊपर तो वो ओनर का कैपिटल बोल के उसमें ऐड हो जाएगा। आखिरी
गुड सोल्ड टू मिस्टर एक्स ₹1000. गुड सोल्ड टू मिस्टर एक्स ₹1000 एंड ऑल्सो परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम हिम ₹500. आखिरी एंट्री है आज का. क्वेश्चन बोल रहा है एक मिस्टर एक्स नाम का आदमी है, उसको 1000 रुपया का सामान बेचे हो और उसी से 500 रुपया का रॉ मटेरियल खरीदे भी हो, तो क्या एंट्री होना चाहिए? हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? Yes, sir. हम बोल रहे हैं गुड्स आप सोल्ड किए एक मिस्टर एक्स को 1000 रुपया का और उसी से आप रॉ मटेरियल परचेज किए हो 500 रुपया का, तो वो आदमी आपका डेटर भी बना 1000 रुपया के लिए, सेम आदमी आपका क्रेडिटर बन गया 500 रुपया का रॉ मटेरियल के लिए, है ना? Yes, sir. तो इस टाइप का एंट्री को बोलते हैं बेटा म्यूचुअल एडजस्टमेंट एंट्री. डेटर भी कम हो जाएगा और क्रेडिटर भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप पहले जब सामान बेचे हो तो आप एंट्री करोगे मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, Yes, sir. और जब आप रॉ मटेरियल उधार में खरीदे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट Purchase. टू मिस्टर एक्स. Yes. तो परचेज और सेल में तो आपका एंट्री ठीक ही चला जाएगा, लेकिन मिस्टर एक्स के Yes. लेजर में क्या होगा? एक बार आप टू सेल्स बोल के 1000 रुपया लिखोगे और एक बार बाई परचेज बोल के 500 रुपया लिखोगे उसी के लेजर में, यानी अल्टीमेटली आप उससे 500 रुपये पाते हो ना केवल. Yes, sir. इस टाइप का एंट्री को बोलते हैं म्यूचुअल एडजस्टमेंट. एक ही आदमी को देना है, एक ही आदमी को लेना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जो आप क्रेडिटर अकाउंट लिखते हो और डेटर अकाउंट लिखते हो, एसेट में डेटर और लायबिलिटी में क्रेडिटर, आप दोनों से 500 रुपया माइनस कर दो. डेटर का 500 रुपया देना था, अब उसको कुछ नहीं देना है ना, और डेटर से 1000 रुपया सॉरी लेना था और 500 रुपया उससे एडजस्ट कर लिया, बाकी 500 बाद में ले लेना. तो एंट्री बनता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. इस एंट्री को बोलते हैं म्यूचुअल एडजस्टमेंट. हम डेटर को भी कम कर दिए, 500 रुपए से क्रेडिटर को भी कम कर दिए, आपस में सेट ऑफ या एडजस्ट हो गया. ठीक है.